हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेसेस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसको हमने इस वीडियो में देखना है। इसमें पहला टॉपिक है कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसमें हम कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले रहे हैं और कंडीशन ले रहे हैं कि जो लाइट है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। तो माना एक ऑब्जेक्ट है, ये एक कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, n2 या n1 भी ले सकते हैं। अब हमने माना है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट O, इससे एक रे गई, ये एक रे गई, इस रे को ऐसे आगे को चला जाना है। अब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये बैंड हो जाएगी टूवर्ड नॉर्मल। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर रे जाती है तो वह बैंड हो जाती है टूवर्ड नॉर्मल। तो अब हमने इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक सर्किल पे जो रेडियस होती है वो हमेशा उस सर्किल के नॉर्मल होती है। वैसे ही अगर हम इस पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दें, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके सेंटर पे होगा और उससे कोई भी लाइन अगर हम इस सर्कल ये एक सर्कल का एक पोर्शन है तो इस पे अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो मान लिया ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस पे तो ये इसकी ये वाला जो है ये इस सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये बैंड ये ऐसे जानी थी, ये बैंड हो जाएगी टूवर्ड नॉर्मल, तो इसको बैंड कर देते हैं। ये बैंड हो गई टूवर्ड नॉर्मल और इसको अगर हम पीछे को मिलाएं तो ये जहां पे मिलेगी वहां पे इसका इमेज बन जाएगा। तो ये इधर पे मिली, ये एक इससे सीधी चली गई रे और एक ये पीछे को मिला के मिल रही है, तो इस पॉइंट पे इसका इमेज बन गया आई। अब माना ये जो एंगल बन रहा है ये अल्फा बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल बना रहा है वो बीटा बना रहा है और जो इमेज बन रहा है वो एंगल बना रहा है गामा। ये हम कंडीशन ले रहे हैं। अब ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है ये वाला जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे आई। ऐसे ही ये वाली जो है ये इसके बाहर जाके और बैंड हो जाएगी। अभी ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो इस वाले को हम नहीं ले रहे हैं। तो अब ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से ये रे जो एंगल बना रही है ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब ये इसको हमने पीछे मिलाया और इसको पीछे मिलाया तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये भी आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा। तो कंडीशन क्या थी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, उससे एक रे गई, अब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये बैंड हो जाएगी टूवर्ड नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। इसको पीछे मिलाया तो इस पॉइंट पे क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई। और जो ऑब्जेक्ट बना रहा है वो अल्फा एंगल, जो ये रे है वो अल्फा एंगल बना रही है, ये गामा एंगल और ये बीटा एंगल बना रहा है। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो ये एंगल है ये एंगल आई हो गया और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा। ये वाला जो एंगल है ये एंगल आर होगा और ये जो पूरा एंगल है ये है आई। अब हमने क्या करना है, स्नेल्स लॉ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बैंड कर रहा है 2 तो हम इसको लिखेंगे μ2 अपॉन μ1। अगर ये अपर्चर बहुत छोटा है तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी बहुत छोटे होंगे। फॉर स्मॉल अपर्चर एपर्चर वो वाला पोर्शन होता है जिसमें रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर बहुत छोटा एपर्चर है तो साइन आई जो है वो आई के इक्वल हो जाता है और साइन आर आर के इक्वल हो जाता है। तो ये हो जाएगा आई अपॉन आर इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा μ1 आई इक्वल्स टू μ2 आर। ये एक इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है हमें, ये अल्फा बीटा और गामा एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू निकालनी है। तो
हम ट्राइंगल ले रहे हैं सी ओ, और यहाँ पे मान लिया जो एंगल, ये जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे सब मिल रही हैं ये पॉइंट बी है माना। तो ट्राइंगल सी ओ बी लेते हैं। तो सी ओ बी में क्या है, ये बाहर वाला एंगल जो है इस ट्राइंगल के अंदर के दो एंगल के सम के इक्वल होगा। तो जो बीटा एंगल है वो क्या होगा, अल्फा, ये वाला हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ये इसमें जो ये बाहर एंगल है ये अंदर के दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा प्लस आई। और यहां से अगर हम आई की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। ऐसे ही अब ट्राइंगल लेंगे सी आई बी। सी आई बी में फिर से ये बाहर का एंगल जो है वो बीटा अंदर के दो एंगल के सम के इक्वल होगा। अभी हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसमें बाहर का एंगल जो बीटा है वो होगा गामा प्लस आर, गामा प्लस आर। तो यहां से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, बीटा माइनस गामा। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो ये हो गया म्यू 1, आई की वैल्यू क्या है, बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू म्यू 2, आर की वैल्यू क्या है, बीटा माइनस गामा। तो ये हो गया बीटा माइनस गामा। ये मान लिया इक्वेशन सेकेंड है। अब हमने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अब माना ये जो पॉइंट है ये ए है और ये इसका पोल है पी। अब ये इतना छोटा है कि ए जो पॉइंट है वो लगभग पी पे ही है, ए और पी लगभग कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम इस जो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब क्या है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट से इसकी जो दूरी हो गई, जो डिस्टेंस है वो हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ये इमेज है, इमेज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो हो गई v, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो हो गई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हम ये मान लेंगे कि जो ए पॉइंट है वो पी पॉइंट पे ही है लगभग। तो ए और पी लगभग कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे है ये। तो हम ए पी डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हम सी ए ना लिख के उसको सी पी लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स लगभग सेम है। अब हम छोटा सा एंगल ले रहे हैं, छोटा एपर्चर है, इसलिए टेन अल्फा जो है वो अल्फा के इक्वल होगा। टेन अल्फा इक्वल्स टू अल्फा। और टेन अल्फा निकालेंगे तो इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी ए। तो बी ए को क्या लिख रहे हैं, बी पी लिख रहे हैं। बी पी अपॉन बेस क्या हो गया, ओ पी, या बी ए लिख सकते हैं हम इसे। ये वाली डिस्टेंस को हम बी ओ पी लिख देंगे, ए ना लिख के पी लिख देते हैं। तो ये हो गया ओ पी। ऐसे ही बीटा, बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन सी पी। और गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये गामा एंगल है तो बी ए अपॉन आई पी। ये हो गया। इन वैल्यूज को फिर से इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो हो गया म्यू 1, बीटा की वैल्यू हो गई बी ए अपॉन सी पी, माइनस अल्फा की वैल्यू हो गई बी ए अपॉन ओ पी इक्वल्स टू म्यू 2। फिर बीटा की वैल्यू बी ए अपॉन सी पी माइनस बी ए अपॉन आई पी। अब ये जो बी ए है ये कैंसिल हो गए और सी पी ओ पी और आई पी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे साइन कन्वेंशन लगा के। हमने डिस्टेंस पी से पोल से मेजर करनी है और सारी की सारी जो डिस्टेंसेज हैं वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है और हमने डिस्टेंस सारी उसके ऑपोजिट काउंट करनी है। तो ये सारी की सारी जो लेंथ है ये नेगेटिव होंगी। तो इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। म्यू 1 अपॉन सी पी, सी पी ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, माइनस का आर, माइनस 1 अपॉन ओ पी,
ओपी क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, यू, तो ये हो गया माइनस यू, साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं इसमें, म्यू टू 1 सी पी, सी पी क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, माइनस आर माइनस 1 आई पी, आई पी क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, माइनस वी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया म्यू वन माइनस 1/r प्लस 1/u इक्वल्स टू म्यू टू माइनस 1/r प्लस 1/v हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये वाला जो टर्म है इसको हम इधर साइड पहुंचा देते हैं, जो म्यू वन से मल्टीप्लाई करके जो आएगा म्यू 1/u उसको इस साइड पहुंचा देते हैं, तो इसको ऐसा लिख दिया मैंने, म्यू 2/v माइनस ये जब यहां जाएगा म्यू 1/u इक्वल्स टू, ये वाला जब इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा म्यू 2/r और ये माइनस का है म्यू 1/r, इसको इधर उधर कर दिया तो ये आ गया म्यू 2/v माइनस म्यू 1/u इक्वल्स टू म्यू 2/r माइनस म्यू 1/r, इसमें से 1/r को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा म्यू 2/v माइनस म्यू 1/u इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1/r। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। तो अगर हमें इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कि क्या इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है, तो हम v की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। या अगर हमें v, u और r पता है और कोई एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम दूसरे की वैल्यू को पता कर सकते हैं। मतलब अगर हमें इसमें कोई भी एक चीज नहीं पता है तो हम इस फॉर्मूले से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और जो लाइट है वो किससे जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो इसी तरीके से हम कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम कंडीशन के लिए अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए उसको डिराइव करते हैं। अब जो सेकेंड केस है वो क्या ले रहे हैं हम, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अब कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसमें भी हमने वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो पहले एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना लेते हैं। तो ये एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेयरर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, ये डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। अब यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करा हमने आई ओ, इससे एक रे गई इसमें। अब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये बैंड हो जाएगी टूवर्ड नॉर्मल। तो पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। माना इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इससे इस पॉइंट पे लाइन, अगर इसके किसी भी पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी तो ये क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। ये नॉर्मल है, अब ये क्या हो रहा है, बैंड हो जाएगा टूवर्ड नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगा। तो ये बैंड हो गए ऐसे, माना इस पॉइंट पे मिल गया। तो यहाँ पे उसने अपनी इमेज बना दी आई, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। अब माना ये एंगल बना रहा है अल्फा, सेम कंडीशन लेंगे सब, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एंगल बन रहा है वो बीटा और जो इमेज एंगल बना रही है वो गामा हो गया। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था हमने। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ से क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। फिर स्मॉल एपर्चर के लिए, फॉर स्मॉल एपर्चर क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, म्यू 1 आई इक्वल्स टू म्यू 2 आर। अब हमने क्या करना है, आई और आर की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो ये पॉइंट को हमने
बी पॉइंट कंसीडर किया था पहले, तो ये माना बी पॉइंट है। तो पहले ट्राइंगल ले लेते हैं। ये जो आई एंगल बन रहा है ये इस ट्राइंगल पे बन रहा है, तो ओ बी सी ले लेते हैं। ओ बी सी में हमें क्या मिलेगा कि जो बाहर वाला एंगल है वो अंदर के दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया। और दूसरा आर की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले ट्राइंगल पे एंगल आर बन रहा है, तो ये हो जाएगा आई सी बी या सी बी आई। ट्राइंगल सी बी आई अगर हम ले लें तो इसमें बाहर वाला एंगल बीटा ये अंदर के दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा, तो आर प्लस गामा हो जाएगा। बीटा इक्वल्स टू आर प्लस गामा। तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, बीटा माइनस गामा। ये आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो क्या मिला हमें, म्यू वन आई की वैल्यू हो गई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू म्यू टू आर की वैल्यू हो गई बीटा माइनस गामा। अब हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माना पॉइंट पी है, और यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसको ए पॉइंट माना, फिर से वही कंडीशन लेंगे कि ए और पी पॉइंट जो है एक दूसरे के पास में ही है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो गया ए बी अपॉन बेस हो गया ओ पी। ऐसे ही बीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस सी पी। गामा इक्वल्स टू फिर से परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस गामा के लिए ले रहे हैं, तो ये हो गया पी आई। इसको इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू वन ए बी अपॉन ओ पी प्लस ए बी अपॉन पी सी इक्वल्स टू म्यू टू बीटा की वैल्यू ए बी अपॉन पी सी माइनस गामा की वैल्यू ए बी अपॉन पी आई। ये कैंसिल हो गए। अब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, तो ये हो गई इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये वाली जो लेंथ है ये हो गई u, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए ये r हो गया, ये v आ गई इमेज की डिस्टेंस इस पॉइंट से पोल से, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हो गया r हो गया। तो ये वैल्यूज हो गई। इसमें जो v और r जो हैं, v और r हैं ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, इसलिए v और r पॉजिटिव होंगे और u इसमें नेगेटिव होगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू वन 1/OP। p से o की डिस्टेंस u है माइनस u प्लस 1/PC। p से c की डिस्टेंस है r इक्वल्स टू म्यू टू 1/ फिर से pc की वैल्यू r माइनस 1/pi। p से i की डिस्टेंस जो है वो v है। इसको हमने सॉल्व कर देना है, तो वैसे ही उसी की तरह हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो इस वाले को ये म्यू टू अपॉन वी होगा, इसको यहां लिख दिया, तो हो गया म्यू टू अपॉन वी माइनस ये वाला म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू ये वाला जो 1/r है ये इधर चला जाएगा, और यहां वाला ऐसे ही रहेगा, म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो ये क्या आ गया, इसके लिए भी फॉर्मूला ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फाइंड किया था, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये भी कंडीशन किसके लिए है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। अगर हम कंडीशन ले कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो हमने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। मान ला रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, वैसे ही रे डायग्राम्स को बनाएंगे उन्हीं की कंडीशंस को लेके। तो हमारा जो सॉल्यूशन आ जाएगा दोनों के लिए,
कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए हमने क्या कर देना है, μ2 और μ1 को रिप्लेस कर देना है। तो उसके लिए आ जाएगा μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर।